नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर IAS में। यह है जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे चैनल पर ओनली फॉर IAS चैनल पर डाल दिया गया है। यह करंट अफेयर्स बिल्कुल हिंदी माध्यम में होगा। यह विजन IAS, दृष्टि और ओनली IAS का निचोड़ है जो कि करंट अफेयर्स है, बिल्कुल UPSC बेस्ड होगा। तो सबसे पहले ये करंट अफेयर्स है, देख लेते हैं। पहला है राज्यसभा में नामित या नॉमिनेटेड सदस्य। न्यूज़ क्या थी? हाल ही में 4 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया। देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को 6 वर्ष के लिए राज्यसभा में नामित किया जाता है। 4 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया है, इसलिए किया गया क्योंकि 2 वर्ष में 1/3 रिटायर होते हैं। आगे देख लेते हैं। ये 12 सदस्य कहा, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को 6 वर्ष के लिए राज्यसभा में नामित किया जाता है। ये 12 सदस्य कौन कौन किस किस क्षेत्र से आ सकते हैं? 12 सदस्य कला यानी आर्ट से, लेखन, लिटरेचर, विज्ञान और सामाजिक सेवा क्षेत्र से होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान के अनुसूची 4 के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है। 1/3 सदस्य राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं, यानी कि 12 में से मतलब सभी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 2 वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं, जो ये नामित सदस्य हैं। नामित सदस्यों की शक्ति इलेक्टेड सदस्यों के समान होती है। जो इनकी शक्ति होती है वह इलेक्टेड सदस्यों के समान होती है, जैसे कि सचिन को राज्यसभा में लाया गया था। नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामित सदस्य भाग लेते हैं। आगे देख लेते हैं। नामित सदस्य 6 माह के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसका अर्थात यह है, यदि उन्हें राज्यसभा में एंट्री दी गई, उन्हें नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में, तो वह 6 माह के अंतराल पर 6 माह के अंदर यदि किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह ज्वाइन कर सकते हैं। अर्थात 6 माह के बाद वह किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। यदि वह ज्वाइन करेंगे तो उनकी सदस्यता राज्यसभा से रद्द हो जाएगी। नेक्स्ट है बेल लॉ, जमानती कानून। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC में बेल शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह है कि बेल शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु केवल कैटेगराइज किया गया है कि यह जमानती कानून और गैर जमानती कानून है। गैर जमानती अपराध यानी गैर जमानती अपराध वह होता है जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक, मजिस्ट्रेट बेल डिटरमाइन करता है, मतलब बेल की पावर जो किसके पास होती है? मजिस्ट्रेट के पास होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिंगालीला नेशनल पार्क के बारे में न्यूज़ क्या थी? यह वेस्ट बंगाल में स्थित है। हाल ही में इसमें रेड पांडा को छोड़ा गया, मतलब रेड पांडा को, लाल पांडा को इसमें छोड़ा गया है। देख लेते हैं सिंगालीला नेशनल पार्क के बारे में। यह पूर्वी हिमालय का भाग है। रम्मन नदी और श्रीखोला नदी इस पार्क से होकर बहती है। लाल पांडा भारत में सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं IUCN स्टेटस। इस लाल पांडा का क्या है? एंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय। यह लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु भी है। आगे देख लेते हैं। यह शर्मीला होता है और अकेले रहना पसंद करता है। यह एक इंडिकेटिव स्पीसीज़ है। इंडिकेटिव स्पीसीज़ का अर्थ यह है कि यह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, अर्थात यदि इनकी पर्यावरण में कमी हो रही है
तो उस एरिया का, उस इकोलॉजी का इकोसिस्टम डिक्लाइन कर रहा है। 2200 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर यह रहता है। आगे देख लेते हैं। आगे है ओ वैली। ओ वैली न्यूज़ क्या थी? ओ वैली गुदलूर में 2 महीने में ह्यूमन और हाथी व्यक्ति और हाथी के कन्फ्लिक्ट में 3 ह्यूमन व्यक्ति की डेथ हो गई। यह तो न्यूज़ थी। ओ वैली गुदलूर में 2 महीने के अंदर हाथी और मैन के कन्फ्लिक्ट में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो इसी की एवज में यह न्यूज़ थी। देख लेते हैं ओ वैली के बारे में। ओ वैली नीलगिरी जिला तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ट्रांजैक्शन पर स्थित है। मतलब कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह 3 राज्यों के ट्रांजैक्शन पर स्थित है। तीनों राज्यों की सीमा को टच करता है यह मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और न्यू अमराम्बलम रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में स्थित है। इसे संथाना मलाई या चंदन पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। चालू खाता घाटा और वित्तीय घाटे को ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम कहते हैं। जो सरकार की या देश की चालू खाता घाटा है और वित्तीय घाटा है, उस दोनों के घाटे को ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम कहते हैं। अब चालू खाता घाटा क्या होता है और वित्तीय घाटा क्या होता है? चालू खाता घाटा शॉर्ट फॉर्म में समझाया है बिल्कुल एकदम। भारत आयात करता है और जो भारत निर्यात करता है। भारत यदि आयात कर रहा है 50 रुपये का और निर्यात कर रहा है 30 रुपये का, तो 20 रुपये उसका चालू खाता घाटा हो जाएगा। और वित्तीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट, भारत सरकार की आमदनी यदि 50 रुपये है और खर्च कर रही है 70 रुपये, जो यह 20 रुपये घाटा हुआ, इसे वित्तीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग NRA के बारे में। न्यूज़ क्या थी? यह भारत में प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख करती है। ये जो संस्था है नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग, यह भारत में प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख करती है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा NRA को शुरू किया गया है। इसके द्वारा NRA नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग को शुरू किया गया है। अब गैसअप के बारे में देख लेते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में गैसअप भी बोल सकते हैं। ठीक, गैसअप के बारे में देख लेते हैं। इसे 2002 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग के द्वारा स्थापित किया गया था। गैसअप को, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? ड्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं। डिप्टी सदस्य कौन कौन हो सकता है? होता है वित्त मंत्रालय, पोस्ट विभाग, वित्त सचिव और RBI। इसके और भी लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग। न्यूज़ क्या थी? RBI ने ECBs इसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स के नॉर्म्स को सरल किया यानी आसान किया है, ताकि कंपनी बाहर से ऋण या लोन ले सके। कंपनियां, इसका अर्थ यह है कि RBI ने एक्सटर्नल कॉमर्शियल मतलब बाहर से जो पैसा लेती हैं कंपनियां, उसके नॉर्म्स में, उनके कानूनों में आसान किया है, ढील दी है कंपनियों को, ताकि वह बाहर से ऋण ले सके, लोन ले सके। अब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स के लाभ क्या क्या हैं? भारतीय कंपनियों को बड़ी मात्रा में फंड मिल जाता है। यह UPSC क्वेश्चंस पूछ सकती है। ECBs के लाभ, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स के लाभ। भारतीय कंपनियों को बड़ी मात्रा में फंड मिल जाता है। यह फंड लंबे समय के लिए मिलता है। घरेलू फंड की तुलना में ब्याज दर कम होती है। यदि यह भारत में ही पैसा लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उन्हें ब्याज अधिक देना पड़ता है, और बाहर से लेते हैं तो उन्हें ब्याज कम देना पड़ता है। इससे भारतीय कंपनियों को स्थायित्व, स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, इससे रुपया मजबूत होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक क्या है। पीएफआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स न्यूज़ क्या थी। विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से लगातार धन की निकासी कर रहे हैं। जून 2022 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगभग 50,203 करोड़ रुपए के शेयर भारतीय बाजारों से निकाल लिए। अब पीएफआई के बारे में देख लेते हैं। पीएफआई वे होते हैं जो अपने घरेलू सीमा के बाहर के बाजारों में निवेश करते हैं, अर्थात जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बाजारों में निवेश करना चाहता है तो वह निवेश कर सकता है। पीएफआई के उदाहरणों में क्या क्या आता है। पीएफआई के उदाहरणों में स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट शामिल है। यह यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकती है कि पीएफआई में क्या क्या शामिल है। पीएफआई किसी देश के पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है। किसी देश का खाता दो प्रकार से होता है, पूंजी खाता और चालू खाता। तो यह पूंजी खाते का हिस्सा होता है और इसे भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट पर दर्शाया जाता है। यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकती है क्या पीएफआई को बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन पर दर्शाया जाता है या नहीं दर्शाया जाता। आगे देख लेते हैं। वे आमतौर पर सक्रिय शेयर धारक नहीं होते और उनका कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते जिनके शेयर उनके पास होते हैं, अर्थात जिस प्रकार से एफडीआई होता है वह कंपनियों पर नियंत्रण भी रख सकता है, जबकि एफपीआई में जिस कंपनी में यह निवेश करते हैं उन पर नियंत्रण यह नहीं रखते हैं एफपीआई। आगे देख लेते हैं। पीएफआई को अक्सर हॉट मनी के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में सबसे पहले भागने वाले संकेतों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यदि भारतीय बाजार में कोई असमंजस या फिर कोई गड़बड़ी इन्हें दिखी तो सबसे पहले यही अपना पैसा निकालते हैं। एफपीआई अधिक तरल और अस्थिर होता है, इसलिए यह एफडीआई की तुलना में अधिक जोखिम भरा है। एफपीआई अधिक जोखिम भरा है एफडीआई की तुलना में। एफपीआई का महत्व क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण तक पहुंच, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कंपनियों को ऋण मिल जाता है। यह घरेलू पूंजी बाजारों की तरलता को बढ़ाता है, मतलब कि भारत में पूंजी बाजार की तरलता को बढ़ाता है। यह इक्विटी बाजारों के विकास को बढ़ावा देता है। नोट देख लेते हैं। पीएफपीआई भारतीय बाजार में सबसे बड़े गैर प्रवर्तक शेयर धारक हैं। यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी कि एफडीआई भारतीय बाजार में सबसे बड़े गैर प्रवर्तक शेयर धारक है, जबकि ऐसा नहीं है। कौन है। एफपीआई है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। टेक होम राशन हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेगी कि टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा मिलकर इसे प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, इसको LCCM बोलेंगे। हाल ही में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI द्वारा मिलकर शुरू किया गया है। हाल ही में इसे प्रारंभ किया गया है। LCCM का लक्ष्य क्या है। यह एक लर्निंग प्रोग्राम और बिल्डिंग कैपेसिटी कार्यक्रम है जो भारत में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन लेंगे। 500 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि यह इसलिए स्टार्ट किया गया है, यदि भारत में कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भारत में यदि कोई आपदा आती है तो उसके पहले इसको कैसे केयर किया जाए और उसे कैसे बचा जाए, इसके लिए इसे शुरू किया जा रहा है। 500 लोगों को ट्रेनिंग इसमें दी जा रही है LCCM में।
नेक्स्ट देख लेते हैं सिगूर पठार के बारे में। तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी हिल्स पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कनेक्ट करती है। सिंपल सा पूछ लेंगे सिगूर पठार कहाँ स्थित है। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। सिगूर पठार और नीलगिरी हिल्स यह यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के भाग हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्सल आइलैंड दक्षिण चीन सागर में स्थित है। न्यूज़ यह थी कि अमेरिका की एक नेवल बोट दक्षिणी चीन सागर में पार्सल आइलैंड के नज़दीक गश्त कर रही थी, जिसमें चीनियों को बहुत आपत्ति थी, इसलिए पार्सल आइलैंड न्यूज़ में था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा। न्यूज़ क्या थी। प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हुए उन्हें पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस खास मौके पर उन्होंने नेपाल की भी यात्रा की। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। यह गौतम बुद्ध के जन्म को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक, इसे बैसाख के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता दी गई थी। तथागत गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण के रूप में इसे तिहरा धन्य दिवस माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा आमतौर पर अप्रैल और मई माह के बीच पूर्णिमा को पड़ती है और यह भारत में एक राजकीय अवकाश है। आगे देख लेते हैं पैगोंग त्सो झील के बारे में। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि चीन पैगोंग त्सो झील पर दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। अब पैगोंग त्सो झील के बारे में देख लेते हैं। यह समुद्र तल से 14,000 फीट यानी 4,350 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित 135 किलोमीटर लंबी एक स्थलबद्ध झील है। स्थलबद्ध का अर्थ यह है कि यह चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है, स्थलबद्ध है। आगे देख लेते हैं लगभग 45 किलोमीटर झील भारत के नियंत्रण में और जबकि झील का लगभग 60% हिस्सा लंबाई में चीन में स्थित है। इसका पूर्वी छोर तिब्बत में है। यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है जिसका जल खारा है। यह एक प्रकार का एंडोफिर्क लैंडलॉक्ड बेसिन है, जिसका अर्थ यह है कि अपने जल का बहिर्गमन नहीं करती है। अर्थात यह है कि ग्लेशियर जो पिघलता है इसका जल यहीं पर रह जाता है। यह अपने जल को अपने से बाहर नहीं गिराती है या फिर नहीं ढकेलती है। यह अपना रंग बदलने की क्षमता के लिए लोकप्रिय है। यह अपना रंग भी बदल सकती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है सकुराजिमा ज्वालामुखी। सकुराजिमा ज्वालामुखी यह जापान में स्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तमिल भाषा में बाइबल का पहला अनुवाद। सरस्वती महल पुस्तकालय से चोरी हुई तमिल भाषा में अनुवादित पहली कॉपी। जो तमिल भाषा में बाइबल का पहला अनुवाद था वह सरस्वती महल पुस्तकालय से चोरी हो गई थी, को लंदन में खोजा गया है, मतलब लंदन में यह देखा गया है। अब तमिल भाषा में फर्स्ट बाइबल किसने लिखा, कब लिखा, इसके बारे में देख लेते हैं। बाइबल का पहला तमिल भाषा में अनुवाद 1715 में एक ईसाई मिशनरी बार्थोलोमस जेनेगबल्ग द्वारा प्रिंट करवाया गया था। बार्थोलोमस जेगेन बल्ग द्वारा प्रिंट करवाया गया था। नेक्स्ट है नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी। जो राष्ट्रीय धरोहर है उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी अथॉरिटी है ये जो राष्ट्रीय धरोहर है उसकी अथॉरिटी है। इसे द एंशियंट माउंटेन एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 का प्रयोग कर बनाया गया है। इसे नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी को यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगी कि नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी किस एक्ट के द्वारा बनाया गया है, तो वो एक्ट ये है द एशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 का। ठीक, यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। कौन एनएमए,
इसका कार्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की देखरेख प्रोटेक्ट करना और रेगुलेट करना है। यदि प्रोहिबिटेड प्रतिबंधित और रेगुलेटेड क्षेत्र में, यदि जैसे कि ताजमहल के चारों तरफ रेगुलेट करता है ये, उसके क्षेत्र में यदि किसी विकासात्मक कार्य करना है, कोई पुल बनाना है या फिर रोड बनाना है, तो एनएमए के परमिशन लेना अनिवार्य है। यदि उसने मना कर दिया तो वहाँ पर वह रोड या फिर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह। न्यूज़ क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा नई संसद भवन पर राष्ट्रीय चिन्ह को अनवेल्ड किया गया, मतलब स्थापित किया गया। तो उसी में कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। क्या कंट्रोवर्सी है कि ये जो इसका शेर बना हुआ है लॉयन, वह ज़्यादा खूंखार दिखाया गया है, मतलब कि भड़कीला दिखाया गया है। अब भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक, अबेकस पर 4 शेर बैक टू बैक बने हैं, मतलब अबेकस बैक टू बैक जो स्तंभ है, जो अशोक का सारनाथ में स्तंभ है जिस पर शेर को बिठाया गया है, उसके नीचे को जो गोला सा है उसको अबेकस बोलते हैं। उसी पर 4 शेर बैक टू बैक, 3 हमें सामने दिखाई देते हैं, एक उसके जस्ट पीछे होता है। हॉरिजॉन्टल बैंड पर 4 जानवर दिखाए गए हैं, जो ये है, और जो ये अबेकस है उसके जस्ट नीचे हॉरिजॉन्टल ऐसे है, उस पर 4 जानवर दिखाए गए हैं। कौन कौन से वो जानवर है, एक हाथी है, हाथ नहीं है सॉरी, ये हाथी होगा। ठीक, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक शेर है। इन सभी जीवों के बीच में धर्मचक्र होता है। इन सभी जो ये चारों जीव हैं, इनके जीवों के बीच में धर्मचक्र होता है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा होता है, वह मुंडका उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा होता है, वह मुंडका उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अहमदाबाद शहर, न्यूज़ क्या थी, भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। ठीक, अब अहमदाबाद के बारे में देख लेते हैं। इसे सुल्तान अहमद शाह के द्वारा 1411 ईस्वी में बसाया गया था। यह साबरमती नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। 2017 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर्ड किया गया था। भील आदिवासी यानी भील ट्राइब के बारे में देख लेते हैं। ये भारत के कई राज्यों में निवास करते हैं। 2013 के डाटा के अनुसार यह भारत में सबसे बड़ी ट्राइबल ग्रुप है, सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। घूमर इनका ट्रेडिशनल फोक डांस है। हट्टीस आदिवासी हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। न्यूज़ क्या थी, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी और साथ ही सभी एजुकेशन फर्टर्निटी से अनुशीलन समिति के बारे में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में शामिल कर पढ़ाने के लिए कहा है। इसका अर्थ यह है कि सभी अब स्कूलों में और नेशनल करिकुलम में इसे शामिल किया जाएगा, अनुशीलन समिति को। अब अनुशीलन समिति के बारे में देख लेते हैं। स्थापना इसकी सतीश चंद्र, प्रथमा मित्र, अरविंदो घोष और सरला देवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 20वीं शताब्दी में यह एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी समाज था जो बंगाल में सक्रिय था, मतलब यह क्रांतिकारी गतिविधियां चलाती थी। इनका एक लक्ष्य यह था कि अंग्रेज़ों को देश से बाहर खदेड़ना और भारत को आज़ाद कराना है। इसकी 2 शाखाएं थी, पहला ढाका अनुशीलन समिति, दूसरा युगांतर समूह, इसको युगांतर समूह भी कहते थे। इनके द्वारा क्रांतिकारी रवैया अपनाया जाता था, यानी बॉम्बिंग की जाती थी, असैसिनेशंस किया जाता था। जो अंग्रेज अधिकारी भारत में बदनाम थे भारतीयों को सताने के लिए, ठीक, उन पर बॉम्बिंग या गोली, क्रांतिकारी रवैया अपनाया जाता था इनके द्वारा, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस किया जाता था। इस समिति
से जुड़े हुए कुछ लोग और भी थे, देख लेते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बाघा जतीन, यह सब क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद प्याज। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उगाए जाने वाले सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दे दिया गया, मतलब जीआई टैग इसको हाल ही में दिया गया। आगे देख लेते हैं। मुंबई समाचार 1822 में इसे प्रकाशित करना शुरू किया गया था, जो कि आज तक प्रकाशित किया जा रहा है। इसको 200 वर्ष पूरे हो गए हैं 2022 में। तो ऐसे क्वेश्चंस को यूपीएससी ज़रूर टारगेट करती है। शुरू किसके द्वारा किया गया था इसे? फरदोजी मुर्जबान के द्वारा इसे स्थापित यानी शुरू किया गया था, मुंबई समाचार को। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इसे शामिल किया गया। ठीक, एग्रीमेंट में कहा गया है कि गैर कानूनी, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को सदस्य देशों द्वारा कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि किसी देश के चारों ओर जो उसकी सीमा है उससे 200 नॉटिकल माइल्स, जिस पे जैसे भारत है उसका कंट्रोल है 200 नॉटिकल माइल्स पर, उसके अंदर यदि किसी गैर कानूनी फिशिंग हो रही है, अनरिपोर्टेड, भारत सरकार को रिपोर्ट नहीं किया गया, अनरेगुलेटेड मतलब कि रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी फिशिंग को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उसी के एवज में एग्रीमेंट शामिल किया गया और सिग्नेचर किया गया। यूपीएससी क्वेश्चन सीधे से पूछ लेगी, एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज किस संगठन से संबंधित है? तो आपको बताना है डब्ल्यूटीओ से संबंधित है। एग्रीमेंट ऑन फिशरीज भी डाल सकती है यूपीएससी, सब्सिडीज नहीं भी डालेगी, या एग्रीमेंट ऑन फिशरीज ही डाल सकती है। न्यूज़ में था किससे संबंधित है। आगे देख लेते हैं। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, इसे हैंसेंस डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट है लंपी स्किन डिजीज़ एलएसडी। गुजरात में लगभग, न्यूज़ क्या थी, गुजरात में लगभग 1000 मवेशियों, मुख्यतः गाय और भैंस की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। लंपी डिजीज़ एलएसडी एक वायरल डिजीज़ है, मतलब विषाणु के कारण होने वाला रोग है। यह एक संक्रमित बीमारी है, अर्थात एक से दूसरे में फैलती है। यह जूनोटिक बीमारी है, मतलब केवल जानवरों में ही फैलती है, अर्थात एक जानवर से दूसरे में यह फैलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। यह एक सरकारी और निजी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है, अर्थात इसमें सरकार भी, प्राइवेट एंटिटीज़ भी, प्राइवेट एनजीओज़ भी शामिल हो सकते हैं। इसकी स्थापना 1971 में नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में की गई थी, अर्थात लाभ के लिए इसे शुरू नहीं किया गया था, स्वयं लाभ के लिए शुरू नहीं किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा अन्य रिपोर्ट कौन कौन से प्रकाशित की जाती हैं वो देख लेते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। यह जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स भाग 2 था। आप लोगों से एक बात कहना था कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की कमी है, इसलिए वीडियो मुझे ऐसे बनाना पड़ता है, बट कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है। तो धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।